प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप पार्ट वन करने मतलब है। दो पार्ट में वीडियो रहेगा। ये पार्ट वन वीडियो है। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जरूरतमंदों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, बाजार मूल्य क्या है? तो किसी समय विशेष पर वस्तु का बाजार में प्रचलित मूल्य की बाजार मूल्य कहलाता है। मतलब एक समय में जो प्रचलित मूल्य बाजार में होता है वही बाजार मूल्य कहलाता है। इसका निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के बीच अस्थायी साम्य द्वारा होता है। मतलब बाजार मूल्य का जो निर्धारण होगा वो मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा होगा, जहां दोनों बराबर होते हैं। बाजार मूल्य को अति अल्पकालीन मूल्य भी कहा जाता है। यह मूल्य न केवल दिन प्रतिदिन मूल्य बदलता है बल्कि एक ही दिन में कई बार भी बदल जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन फलन क्या है? तो उत्पादन की आगतों तथा अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी फलनात्मक संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब Q बराबर यहाँ दिया हुआ है। उत्पादन फलन मतलब Q बराबर फंक्शन ऑफ L के। यहाँ L आपका श्रम हो गया, K आपका पूंजी हो गया और Q जो है वो उत्पादन हो गया। तो उत्पादन और साधन के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक निश्चित समय में आगतों में परिवर्तन से, आगतों मतलब यहाँ साधन हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सभी आगत है, से उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। यह आगतों तथा उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। यह फॉर्मूला है उत्पादन फलन का। यहाँ पर एल जो है उत्पत्ति के साधन श्रम है, के जो है उत्पत्ति के साधन पूंजी है और क्यू जो है उत्पादन के भौतिक मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच की परिभाषा दे। तो मांग की लोच की धारणा यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में किस गति या दर से परिवर्तन होता है। यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता को दर्शाती है। मांग की कीमत लोच कीमत होने वाले अनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है। ये फॉर्मूला है। ईडी बराबर हो जाएगा मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मतलब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी। इसका ये जो है वो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन को बताता है और ये जो पूरा है ये मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को बताता है। और दोनों को दर को, मतलब दोनों का अगर यदि हम अनुपात निकालेंगे तो वो मांग की लोच कहलाएगा। पूरक वस्तु तथा स्थानापन्न वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो पूरक वस्तु तथा स्थानापन्न वस्तु में निम्नलिखित अंतर है। पूरक वस्तु को पहले हम लोग देख लेते हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तु है जिनका प्रयोग किसी अर्थ आवश्यकता विशेष को संतुष्ट करने के लिए एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल पूरक वस्तु। मतलब एक वस्तु के बिना दूसरा वस्तु का काम नहीं हो सकता है। कार में यदि हम लोग तेल नहीं डालेंगे तो कार नहीं चलेगा। तो यहाँ है कि एक दोनों का आवश्यकता को संतुष्ट करता है। दूसरा है पूरक वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है और एक वस्तु की कीमत में कमी होने से पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे यदि पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा तो कार का मांग बढ़ने लगेगा और पेट्रोल का दाम यदि बढ़ रहा है तेजी से तो कार का मांग या मोटरसाइकिल का मांग कम हो जाएगा। स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। चाय और कॉफी ये स्थानापन्न वस्तु है। कहने मतलब है यदि कॉफी महंगा मिल रहा है तो आदमी कॉफी छोड़ के चाय को पीने लगेगा, तो कॉफी की जगह चाय की ओर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित कर जाएगा। इसलिए स्थानापन्न वस्तु को हम लोग प्रतिस्थापक वस्तु भी कहते हैं। इसका दूसरा अंतर है कि स्थानापन्न वस्तु की स्थिति एवं वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु मतलब स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत एक वस्तु की कीमत में कमी से प्रतिस्थापन वस्तु की मांग कम हो जाती है। सरकारी बजट के किन्हीं दो उद्देश्यों को समझाएं। तो बजट के माध्यम से सरकार कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने का प्रयास करती है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने और कीमत स्थिरता के लिए प्रयत्न करने में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, सरकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय करके अर्थव्यवस्था में धन और आय के पुनः वितरण की व्यवस्था करती है।
अगला है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो सीमांत उपयोगिता क्या है, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता क्या है, तो किसी निश्चित समय में कुल इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता की गणना करने के लिए सीमांत उपयोगिता को जोड़ा जाता है। कहने मतलब है कुल उपयोगिता बराबर सिग्मा MU होगा, मतलब सीमांत उपयोगिता को हम लोग सिग्मा करेंगे, मतलब जोड़ते जाएंगे तो कुल उपयोगिता मिलेगा। घाटे का बजट क्या है, तो घाटे का बजट उस बजट को कहा जाता है जिसमें देश का अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम है, मतलब खर्चा ज्यादा आमदनी कम है, तो वो घाटे का बजट हो जाएगा। मुद्रा के प्राथमिक कार्य समझाए, तो मुद्रा के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला प्राथमिक कार्य इसका क्या है, तो यह विनिमय का माध्यम होता है। सभी वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के माध्यम से खरीदी और बेची जाती है। दूसरा है यह सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करता है। इसके प्रयोग द्वारा मूल्य संचय का कार्य सरल और सुविधापूर्ण हो गया है। यह क्रय शक्ति के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन होता है। ये इसका प्राथमिक कार्य है। अगला है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़ा हमको सर्दी हो गया बच्चों, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा जा रहे हैं बोलने में। बेरोजगारी की वह दशा जब प्रचलित वेतन दर पर कार्य करने को व्यक्ति तैयार नहीं होते, ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार बने रहना, आपको काम मिल रहा है लेकिन आप काम करना नहीं चाह रहे क्योंकि जो आपको मजदूरी मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो वहाँ आपका ऐच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब होता है कि बेरोजगारी की वह दशा जब प्रचलित दर पर कार्य करने के लिए तैयार व्यक्तियों को कार्य नहीं मिलता, तो अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। मतलब आप दिए गए वेतन पर काम करने को तैयार है लेकिन आपको काम ही नहीं मिल पा रहा है, तो वहां अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा। मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में ये क्वेश्चन आया था। तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात यह वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। इसका अर्थ है कि कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है और कीमत अधिक होने पर कम वस्तुएं खरीदी जाती है। मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने के निम्नलिखित कारण है। ऐसे मुख्य कारण यही है कि मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है, मतलब मूल्य और मांग के बीच क्या होता है, हमेशा विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, जिसके कारण मांग की रेखा नीचे और गिरती है। लेकिन इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। पहला इसका कारण है घटती सीमांत उपयोगिता नियम। उपभोक्ता वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दिए गए मूल्य के बराबर करने के लिए कम कीमत होने पर अधिक क्रय करता है, मतलब P बराबर MU। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। मूल्य कम होने पर उपभोक्ता अपेक्षाकृत महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। तीसरा है आय प्रभाव। तो मूल्य में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता, यहाँ उपभोक्ता हो जाएगा, आय वृद्धि की स्थिति को महसूस करता है और वह क्रय को बढ़ाता है। नए उपभोक्ताओं का उदय, तो ये सब कारण से मांग की रेखा दाहिनी ओर गिरती है। भुगतान शेष के घटकों को बताएं, तो भुगतान भुगतान शेष के चार घटक हैं। पहला व्यापार शेष बराबर निर्यात माइनस आयात। दूसरा चालू खाते का शेष, जिसका फॉर्मूला होता है व्यापार शेष प्लस निवल अदृश्य मदे। तीसरा है आपका पूंजी खाते का शेष या पूंजी खाते का योग बराबर होता है विदेशी निवेश, जिसमें आपका निवल प्लस विदेशी ऋण प्लस बैंकिंग प्लस रुपए ऋण सेवा प्लस अन्य पूंजी प्लस भूल चूक, ये सभी शामिल होते हैं। और चौथा है समग्र शेष, जिसमें चालू खाता माइनस शेष प्लस पूंजी खाता माइनस शेष होता है। अस्फीतिक अंतराल और अवस्थितिक अंतराल में क्या अंतर है, तो वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, केवल कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसे स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। इसके विपरीत अवस्थिति अंतराल वह स्थिति है जब कुल पूर्ति कुल मांग, यहाँ मांग हो जाएगा, कुल मांग से अधिक होती है। इसमें उत्पादन और रोजगार घटने लगता है तथा जनता की क्रय शक्ति घट जाती है। अल्पकालीन औसत लागत यू आकार की क्यों होती है, तो अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है और क्रय में घटते प्रतिफल मिलने पर लागत बढ़ती है। इसी कारण उत्पादन का आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर हो रहती है और अंत में बढ़ती है। इसी क्रम के कारण औसत लागत वक्र यू आकार का हो जाता है।
अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के मांग वक्र की प्रकृति क्या होगी, अथवा क्वेश्चन में है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति है। आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा क्षैतिज अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर होती है। इस तरह पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत का निर्धारण करता है, फर्म उस कीमत को स्वीकार करती दी हुई कीमत पर एक फर्म एक वस्तु की जितनी भी मात्रा बेचना चाहती है बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा ना होकर OX अक्ष के समानांतर होती है, परंतु औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र को भी ढलती है। कीमत रेखा को पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। तो बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय के योग में से अस्थायी पूंजी का उपभोग घटाने पर प्राप्त बाजार कीमतों को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। वहीं पर है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय के योग में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, फर्म के अधिकतम लाभ की शर्त क्या है। तो फर्म के अधिकतम लाभ की शर्त निम्नलिखित है। पहला शर्त है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत का संतुलन बिंदु पर आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात MR बराबर MC होना चाहिए। दूसरा है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को संतुलन बिंदु पर नीचे से काटे, मतलब कुछ इस तरह। ये है आपका MC और ये है आपका MR। यहाँ पर दोनों बराबर भी हो रहा है, नीचे से ऊपर जाते हुए भी काट रहा है। व्यक्ति का आय क्या है, तो व्यक्ति का आय उन समस्त आयों का योग होती है जो किसी दिए हुए वर्ष के भीतर व्यक्तियों और परिवारों को वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। व्यक्ति आय तो राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा अंश माइनस निगम आयकर माइनस अवतरित निगम लाभ प्लस हस्तांतरण भुगतान होता है। इससे हमें किसी देश के व्यक्तियों और परिवारों को संभाव्य क्रय शक्ति का आभास हो जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो किसी देश के अंतर्गत एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसे इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला है GNP बराबर GDP प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। लेकिन कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट का व्यय घटा देने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है, इसके अंतर्गत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ति अनुसूचित एवं पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं। अनुसूची मतलब होता है तालिका और वक्र मतलब होता है ये वक्र जो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अंतर आपका यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ देखना है कि एक निश्चित अवधि में बाजार में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु के विभिन्न मात्राएं बेची जाती है। इसे यदि तालिका द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। मतलब टेबल में अगर हम दिखाएंगे कीमत को और पूर्ति की मात्रा को तो वो पूर्ति अनुसूची कहलाएगा, परंतु जब हम विभिन्न कीमतों पर उन पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा को जब रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कहा जाता है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में किन्हीं दो अंतरों को लिखें। तो पहला अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन आसान होता है, लेकिन एकाधिकार में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होती। कहाँ प्रवेश करेगा, तो उद्योग में। उद्योग में फर्म के प्रवेश और बहिर्गमन आसान होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि एकाधिकार में क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, मतलब प्रवेश नहीं कर सकता जल्दी से। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन एकाधिकार में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अगला है आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। तो अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जिनमें उत्पादन विनिमय विनियम मतलब यहाँ विनियोग कर सकते हैं, उत्पादन विनियोग और उपभोग मुख्य है। इन आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान होते रहते हैं,
जिसके कारण आय और व्यय चक्रीय रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच प्रभावित होते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय के चक्रीय रूप से प्रभावित होने को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। अगला है व्यावसायिक बैंक की विशेषता बताएं। तो पहला विशेषता है व्यावसायिक बैंक लेन देन मुद्रा के रूप में करता है। दूसरा, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। तीसरा, लाभ अर्जन इसका उद्देश्य है। साख निर्माण करने की योग्यता इसमें होती है। इसकी प्रकृति पूर्ण रूप से व्यावसायिक होती है। यह मांग जमा पैदा करती है और ये जमाएं विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? तो मांग की लोच की धारणा में मूल्य तथा मांग के परिवर्तन के निश्चित संबंध को बताती है। मेयर्स के अनुसार मूल्य में होने वाले किसी सापेक्षिक परिवर्तन से खरीदी जाने वाली मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की लोच है। अतः मांग की लोच वह दर है जिस पर मूल्य में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। कहने मतलब है कि मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया, लेकिन कितना मूल्य के बढ़ने से मांग कितना घट गया उस वास्तविक दर को ही मांग की लोच मापता है। एकाधिकार की परिभाषा दें तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उस वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। इसलिए एकाधिकारी फर्म का वस्तु के उत्पादन और बिक्री पर पूरा नियंत्रण होता है तथा उसको किसी विक्रेता से प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। बाजार को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष नहीं लगाते जहां वस्तुएं खरीदी तथा बेची जाती, बल्कि बाजार शब्द उन सारे क्षेत्रों को बोध होता है। मतलब बाजार शब्द उन सारे क्षेत्रों का बोध होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता को इस प्रकार का प्रतियोगितापूर्ण तथा स्वतंत्र संबंध होता है कि इस क्षेत्र में किसी वस्तु के मूल्य का आसानी तथा शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषा दें तो एकाधिकारी प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता की वस्तु किसी भी अन्य विक्रेता की वस्तु से उपभोक्ता की दृष्टि में किसी न किसी प्रकार से भिन्न होती है। जैसे कोलगेट और बिनाका पेस्ट दोनों अलग अलग पैकिंग है, दाम अलग है, तो ये एकाधिकारी प्रतियोगिता है। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती है। क्या उपयोगिता मापनीय है? तो हाँ, उपयोगिता मापनीय है। इसका मापन उपभोग की संतुष्टि है। उदाहरणार्थ, एक प्यासे व्यक्ति को पहले गिलास पानी की उपयोगिता अंतिम गिलास पानी की तुलना में अधिक होती है। तो उपयोगिता मापनीय है, ये कथन जो है वो मार्शल का है। घटिया वस्तु के उदाहरण के साथ परिभाषा दें। तो घटिया वस्तुएं वे हैं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ घट जाती है और आय घटने के साथ मांग बढ़ जाती है। घटिया वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि घटिया वस्तुओं के उदाहरण है। घटिया वस्तु को हम लोग गिफेन गुड्स भी बोलते हैं। ये मांग का नियम का अपवाद कहलाता है। आय प्रभाव क्या है? तो मौद्रिक आय समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वास्तविक आय विपरीत दिशा में घटती या बढ़ती है। उदाहरण के लिए कीमत में कमी से दी हुई आय से अधिक मात्रा में वस्तु प्राप्त होती है। इसके विपरीत कीमत में वृद्धि से दी गई आय से कम मात्रा में वस्तुएं प्राप्त होती है। वास्तविक आय में इस परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं? तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन से इसके प्रतिस्थापन वस्तुओं के मुकाबले सस्ते या महंगे होने के कारण जो इसकी मांग में परिवर्तन आते हैं उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। सम उत्पाद वक्र को समझाएं। तो परिवर्तन साधन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के एक स्थिर साधन पर लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सम उत्पाद कहा जाता है। सम उत्पाद वक्र धनात्मक होता है जो उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो सीमांत उपभोग की अवधारणा से यह ज्ञात होता है कि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करते हैं। यह कुल उपभोग में परिवर्तन तथा कुल आय में परिवर्तन का अनुपात है। सूत्र है इसका MPC बराबर हो जाएगा डेल्टा C बटा डेल्टा Y। सरकारी बजट के महत्व की विवेचना करें। तो सरकारी बजट के महत्व
निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास की गति को करना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था बजट के माध्यम से की जाती है। सरकार को प्रशासन चलाने हेतु या हेतु हो जाएगा अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा समान सेवाओं की व्यवस्था करनी होती है। इस पर भारी मात्रा में व्यय होता है जिसकी व्यवस्था बजट द्वारा की जाती है। आर्थिक पुनरुत्थान हेतु सरकार को अनेक राजकोषीय उपाय करने पड़ते हैं, जैसे नए कर लगाना, सार्वजनिक एवं निजी निवेश बढ़ाना आदि। यह कार्य बजट में व्यवस्था कर की जाती है। स्फीतिक एवं अस्फीतिक दबाव से निपटने के लिए बजटीय उपायों का सहारा लेना पड़ता है और यह धन और आय के वितरण में विषमता को कम करता है ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। अगला है उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता की बचत की धारणा का श्रेय प्रोफेसर ड्यूपिट को जाता है। मतलब सबसे पहले ड्यूपिट ने ही उपभोक्ता बचत की व्याख्या की थी, परंतु इसका वैज्ञानिक वर्णन प्रोफेसर मार्शल ने किया। इसके अनुसार देने को तैयार मूल्य में से वास्तव में दिए गए मूल्य को घटा देने पर जो शेष बचता है वही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। मतलब आप घर से सोच के चले हैं कि हमको पेन लेने के लिए कम से कम 10 रुपया लग जाएगा और जब दुकान में आप खरीदे तो वो आपको 7 रुपया में दे दिया। तो जो सोच के चले और जो आपको वास्तव में देना पड़ा, दोनों को घटा दीजिएगा तो वही वो आपका उपभोक्ता बचत हो जाएगा। उपभोक्ता बचत की मान्यताओं का उल्लेख करें तो इसकी निम्नलिखित मान्यता है। पहला, उपयोगिता मापनीय है। वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व होता है। मुद्रा की सीमांत में तय स्थिर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना और स्थानापन्न वस्तु का अभाव का पाया जाना होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को संक्षेप में समझाएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विशिष्ट या व्यक्तिगत आर्थिक चरों से है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र की इस शाखा से विशिष्ट आर्थिक इकाइयों या व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की व्यष्टि शाखा में उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक संतुलन, साम कीमत निर्धारण, एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की पूर्ति आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक महामंदी से पूर्व अर्थशास्त्र में केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही अध्ययन किया जाता था। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषता बताएं। तो पहला है इसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता स्पष्ट करें। तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की 2 अलग अलग शाखाएं हैं। ये दोनों को अलग करने का श्रेय रेगनर फ्रिश को है। ये दोनों शाखाएं परस्पर निर्भर है। उदाहरण के लिए एक वस्तु की कीमत निर्धारण व्यष्टि विश्लेषण के आधार पर किया जाता है और समान कीमत का निर्धारण समष्टि विश्लेषण के द्वारा होता है। उद्योग में मजदूरी दर का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुद्रा है, जबकि समान मजदूरी दर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर शाखाएं हैं। अगला है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ अंतर पहला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है। इसका संबंध मूलतः कीमत विश्लेषण से है। इसके नियम मूलतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है। इसका विश्लेषण कठिन होता है। इसका संबंध आय विश्लेषण से होता है। इसके नियम किसी एक पर आधारित ना होकर अनेकों पर आधारित होते हैं। फिर समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करें अथवा समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को संक्षेप में बताएं। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामूहिक या समराष्ट्रीय आर्थिक चरों से। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र की इस शाखा से सामूहिक या समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो केंद्रीय समस्या आपका एक अर्थव्यवस्था की है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। केंद्रीय समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण है कि मनुष्य की आवश्यकताओं का असीमित होना, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन को होना और सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का होना, ये सभी केंद्रीय समस्या को उत्पन्न होने के कारण है। यहाँ पर समस्या भी पूछा था और कारण भी पूछा था, इसलिए दोनों का व्याख्या करना है। तो बच्चों